Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 16 of the course Data Structures. My name is Dr. Iftikhar Azim Niaz. My dear students, मुझे कभी उम्मीद है कि आप लोगों को जो टॉपिक्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ उनको समझने में और उनकी प्रैक्टिस करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही होगी। डाटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स ऐसा है कि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, इसको आपको हल करने में, इसको समझने में प्रॉब्लम आएगी। जितनी ज़्यादा आप प्रोग्रामिंग के अंदर प्रैक्टिस करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो एल्गोरिदम्स, क्योंकि मेरा फोकस ज़्यादा एल्गोरिदम्स पर है और उनकी टेक्निकलिटीज़ पर है, तो आप इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। और जो टेक्निक्स मैं अभी बात कर रहा हूँ वो पार्ट ऑफ अ बिगर प्रोग्राम होती हैं, तो इसलिए उनको समझना और उनको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएंगी। When you go for a project and for bigger programs, then you will find problem. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हस्ब आदत हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि what we have discussed in the last lecture। तो लास्ट लेक्चर में हमने इस बबल सॉर्ट तो कर ली थी उससे एक लेक्चर पहले में। तो लास्ट टाइम हमने उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को जो है वो ज़रा देखा था। तो हमने उसमें आपको जो है उसके देखा था कि आपको अर्लियर लेक्चर्स में मैंने कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, जिसमें बिग ओ नोटेशन के हवाले से काफ़ी डिटेल से मैंने बताया था। तो इसमें जो है जो बबल सॉर्ट की जो थी कि इसमें जो बेस्ट केस परफॉर्मेंस आ रही थी वो थी टू द ऑर्डर ऑफ एन, और उसमें जो एवरेज केस परफॉर्मेंस थी वो एन स्क्वायर थी। एंड द वर्स्ट केस परफॉर्मेंस जिसमें हमारा ज़्यादा होता है कि क्या वर्स्ट केस सिनारियो होगा और उसमें सबसे बुरी परफॉर्मेंस क्या हो सकती है, तो बबल सॉर्ट के केस में वो भी एन स्क्वायर थी। और इसको हमने स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी हवाले की दी थी, क्योंकि इसमें हम ये इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, एक्स्ट्रा मेमोरी इस्तेमाल नहीं करते हम, तो इसलिए उसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑक्सिलरी के हवाले से जो थी वो कांस्टेंट थी, दैट इज़ ओ बिग ओ टू द ऑर्डर ऑफ 1। एंड इसमें जो है n वाज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें बेसिकली चूँकि इसकी एवरेज और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ टू द ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है, सो इट इज़ रेयरली यूज टू सॉर्ट लार्ज अनऑर्डर्ड डेटा सेट्स। ये छोटी बबल सॉर्ट जो है वो छोटी उसके लिए तो बेहतर है, मगर जब आपकी डेटा सेट्स बड़े हो जाएं, मीन्स थाउजेंड्स में चले जाएं, तो फिर ये एफिशिएंट नहीं है, उसमें फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। It can be used to sort a small number of items where its asymptotic inefficiency is not a high penalty. और हमने ये भी देखा था कि it can also be used efficiently on a list of any length that is nearly sorted। खास तौर पर जो nearly sorted हो, मीन्स कि उसमें एक या दो एलिमेंट्स ऐसे हों जिनकी पोजीशन चेंज करनी हो, तो फिर ये है उसके लिए ये काफ़ी इफेक्टिव है। Bubble sorts exchange will get them in order on the first pass. The second pass will find all the elements in order. So the sort will take only two n time, means के दो दफ़ा जो होगा तो दो दफ़ा एलिमेंट्स को आपको एक्सेस करना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा। तो इसकी जो इस केस में जो नियरली सॉर्टेड हो वो 2 into n आ जाती है। तो इसमें जो ओनली जो सिग्निफिकेंट एडवांटेज है that the bubble sort has over most other implementations, even quick sort, but not the insertion sort। तो उसमें हमने ये देखा था कि it's the ability to detect and the list is sorted is efficiently built into the program। The performance of bubble sort over an already sorted list, जो best case है, वो हमने देखा है कि big O to the power to the order of n है। तो इसके by contrast इसके अलावा जो दूसरे algorithms हैं, even those with better average case complexity, they perform their entire sorting process on the set and thus they are more complex। However, not only does the insertion sort का भी mechanism इसी तरह का है, but it also performs better on a list that is substantially sorted, तो having a small number of inversion जिसमें हो। तो फिर उसके अलावा हमने जो लास्ट लेक्चर में सबसे ज़्यादा डिस्कशन की थी वो सिलेक्शन सॉर्ट पे हमने जो सेकंड था उसका कॉन्सेप्ट, इसके एल्गोरिदम पे बात की थी। उसका जो कॉन्सेप्ट है सिलेक्शन सॉर्ट का, तो सिलेक्शन सॉर्ट भी इन प्लेस जो है वो कंपैरिजन सॉर्ट है, क्योंकि इन प्लेस है, एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं इस्तेमाल की जाती और कंपैरिजन करता है, और फिर उसमें जो है सिंपल है ये एज़ कम्पेयर टू बबल सॉर्ट।
और इसकी इट हैज़ परफॉर्मेंस एडवांटेजेस है ओवर मोर कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम्स इन सर्टन सिचुएशंस, पर्टिकुलरली व्हेन योर ऑक्सिलरी मेमोरी इज़ लिमिटेड। और इसमें एल्गोरिदम जो है वो बहुत आसान था कि आप पहले पास में जो आपके पास लिस्ट अवेलेबल है, आप उसमें हम फाइंड करते थे कि विच वन इज़ द मिनिमम जो उसकी पोजीशन क्या है मिनिमम नंबर की, या मिनिमम आइटम की, या मिनिमम की वैल्यू क्या है, उसकी पोजीशन कहाँ पर है, और वो बाय द एंड ऑफ द एल्गोरिदम जो पहला पास होता है यू फाइंड द पोजीशन और आप उसको नंबर 1 एलिमेंट के साथ स्वैप कर देते हैं। इसी तरह फिर नेक्स्ट में आप नंबर 2 से शुरू करते हैं एंड यू गो अप टू n, और फिर आप जो है वो उसमें से भी मिनिमम फाइंड करते हैं और उसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं, यू फाइंड द मिनिमम एंड एट द एंड सेकंड पास में जो है वो आप उसको स्वैप करते हैं। तो इसमें जो है हर पास में आपकी कंपैरिजन्स तो पहले पास में n होती हैं, दूसरे में n-1 हो जाती हैं, इस तरह कम होती जाती हैं, बट ये जो है स्वैपिंग जो है वो एट द एंड होती है, इसलिए नंबर ऑफ स्वैप्स जो है एज़ कम्पेयर टू बबल सॉर्ट इसमें कम है। It does no more than n swaps, and thus is useful where swapping is very expensive. And after the first pass, the array is sorted and the part is unsorted. तो बेसिकली जैसे ही पहला पास मुकम्मल होता है, तो चूंकि आपका जब आप स्वैपिंग करते हैं तो पहली पोजीशन चूंकि सॉर्टेड हो जाती है, तो फिर हम कहते हैं कि अब आपका जो एरे है वो 2 पोर्शंस में डिवाइड हो गया है, यानी कि पहला पोर्शन जो है वो अभी छोटा है, दैट इज़ द सॉर्टेड एरे, एंड द रेस्ट इज़ द अनसॉर्टेड एरे। और आप क्या करते हैं कि अनसॉर्टेड एरे में से जो मिनिमम एलिमेंट है उसको फिर जो है उसके आगे डालते जाते हैं। तो आपका आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि हर पास में जो है आपका सॉर्टेड एरे का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है और अनसॉर्टेड एरे का साइज़ घटना शुरू हो जाता है उस वक्त तक कि जब तक ये आपका पूरा जो है कम्प्लीटली आपका जो है वो अनसॉर्टेड एरे ख़त्म ना हो जाए। एंड द सॉर्टेड साइड हैज़ द स्मॉलेस्ट नंबर अरेंज फ्रॉम द स्मॉल टू लार्ज, उसमें हम देखते हैं एंड वी कैन स्टॉप व्हेन द सॉर्टेड साइड हैज़ जस्ट unsorted side has just one number, since that number must be the largest number, तो हम कहते हैं कि array is now sorted। तो basically we repeatedly select the smallest number and move this element to the front of the unsorted side, उसको हम फ्रंट पे मूव कर देते हैं। इसका एल्गोरिथम फिर हमने देखा कि हमने कहा था कि इनपुट होगी an array where elements 1 to n of, और आउटपुट होगी एरे 1 to n सॉर्टेड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। और उसमें हमने वो एल्गोरिथम में देखा था कि फॉर i 1 to n-1 आप i की वैल्यू दे देते हैं मिनिमम को, एंड फ्रॉम j i plus 1 to n find you have to in this for loop we find this nth ith smallest element, एंड उसके बाद हम उसको स्वैप कर लेते हैं। a of min जो है वो हम एफ जे में दे देते हैं, एंड उसमें जो है बेसिकली जे की जो पोजीशन है और एट द एंड ऑफ द लूप अगर हम देखते हैं कि min और i बराबर नहीं है तो हम स्वैपिंग कर देते हैं। इसी का फिर हमने कोड भी देखा था विच वॉज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, सेम इसी की इम्प्लीमेंटेशन थी। फिर हमने बात की थी इसकी कम्प्लेक्सिटी की। ये भी चूंकि हमने स्टार्ट में कहा है कि ये इट्स एन इन प्लेस कंपैरिजन सॉर्ट है, तो इसकी भी जो कम्प्लेक्सिटी थी बेस्ट केस में भी वो n स्क्वायर है, मेकिंग इट इनएफिशिएंट ऑन लार्ज लिस्ट एंड जनरली परफॉर्म्स वर्स देन द सिमिलर इंसर्शन सॉर्ट। ये उसके ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस करती है, एंड इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू एनालाइज कंपेयर टू अदर सॉर्टिंग एल्गोरिदम सिंस नन ऑफ द लूप्स डिपेंड ऑन द डेटा इन द एरे, क्योंकि कोई भी इसमें जो है लूप जो है वो डेटा इन द एरे पे डिपेंडेंट नहीं है। और सिलेक्टिंग द लोएस्ट एलिमेंट रिक्वायर्स स्कैनिंग ऑल द n एलिमेंट्स, and this takes n-1 comparisons and then swapping it into the first position। और इसी तरह हम जो है वो फिर हम नेक्स्ट टाइम जो है वो स्कैन करते हैं n-1 को एलिमेंट्स एंड सो ऑन। तो इसका हमने देखा था कि इसके जो comparisons आपके आ रहे थे वो n स्क्वायर आ रहा था, and each of these scans require one swap for n-1 elements, तो the final element is already in place। तो इसका जो था बेस्ट केस परफॉर्मेंस जो थी वो n स्क्वायर थी, एवरेज केस परफॉर्मेंस भी n स्क्वायर है, एंड वर्स्ट केस परफॉर्मेंस भी n स्क्वायर है। और इसमें जो वर्स्ट केस इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है इन द केस ऑफ टोटल जो तमाम एलिमेंट्स होने चाहिए तो वो ऑन द ऑर्डर ऑफ n है, और ऑक्सिलरी में इसको सिर्फ एक चाहिए वेयर n इज़ द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। फिर हमने एक तीसरी भी जो थी इंसर्शन सॉर्ट उसको किया, तो ये इट इज़ नाउ not as slow as bubble sort and it is easy to understand।
एंड इंसर्शन जो है इट कीप्स मेक द लेफ्ट साइड ऑफ द एरे सॉर्टेड अंटिल द होल एरे, ये भी उसी तरह डिवाइड करता है इंसर्शन की तरह कि एक आपका जो है लेफ्ट साइड ऑफ द एरे जो है वो आपकी अनसॉर्टेड होती है, और जो राइट साइड ऑफ द एरे है जो लेफ्ट साइड है वो सॉर्टेड हो जाती है, और जो राइट साइड वाली एरे सब एरे बनती है वो अनसॉर्टेड है, और आप उसको करते रहते हैं। इसका तरीकाकार ये है कि आप उसमें से एलिमेंट्स को निकालते हैं और उसको उसकी प्रॉपर पोजीशन पर सॉर्टेड एरे में इंसर्ट करते जाते हैं। जब आपने इंसर्शन करनी होती है तो आपको शिफ्टिंग करनी पड़ती है, और शिफ्टिंग करके उसकी पोजीशन बना के और उसमें हम उसको एलिमेंट को प्लेस करते हैं। इसकी हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हमने देखी थी कि जैसे अब हमने कहा था कि अगर आप ताश खेल रहे हो तो ताश में जब आप पत्ते अरेंज करते हैं तो जब आपको एक शुरू में डीलिंग की जाती है, चंद एक पत्ते दे दिए जाते हैं, और उसके बाद जो अनसॉर्टेड ताश की जो डेक होती है कार्ड्स की वो आपके सामने पड़ी होती है। यू पिक अप अ कार्ड, और आप क्या करते हैं कि बेसिकली उसको कलर और उसके नंबर के हवाले से आप अपने हैंड में जो है उसको इंसर्ट कर देते हैं। तो दिस इज़ द सेम वे हाउ इंसर्शन सॉर्ट वर्क्स। इसका जो कॉन्सेप्ट था कि इट व्यूज द एरे हैविंग टू साइड्स, a sorted side and an unsorted side. The sorted side starts with just the first element, which is not necessarily the smallest element. The sorted side grows by taking the front element from the, आप हमेशा unsorted side से जो पहला element है उसको लेते हैं और उसको sorted array में उसकी जो proper position है, अगर पहली दफ़ा में हम एज्यूम कर रहे हैं कि पहला, तो जब हम पहला एलिमेंट दूसरा उठाते हैं तो वो या तो पहले एलिमेंट से पहले होगा या उसके बाद में इंसर्ट होगा, तो हम देखते हैं कि जहाँ पर उसकी प्लेस बनती है वहाँ पर हम उसको इंसर्ट कर देते हैं। एंड दैट कीप्स द सॉर्टेड साइड अरेंज्ड फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज। और इसका भी हमने जो है वो देखा था एल्गोरिदम, वो ये था कि इनपुट हमने उसी तरह ले रहे थे कि एक एरे है फ्रॉम 1 to n ऑफ एलिमेंट्स, एंड आउटपुट जो है वो n to n है सॉर्टेड इन अ नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसमें हमने कहा था कि फॉर i 2 to n तो हम क्या करेंगे कि a ऑफ i को जो है सब आप ले जाएंगे x में, और हम सेकेंड लूप चलाएंगे कि j फ्रॉम i minus 1 while j is greater than 0 and a of j is greater than x, तो हम क्या करेंगे कि a of j को j plus 1 में डाल देंगे, और j के अंदर हम एक कम कर देंगे, j minus 1 कर देंगे, और बाय द एंड ऑफ द while लूप जो है हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू को j plus 1 में इंसर्ट कर देंगे, एंड दैट्स ऑल। तो ai is inserted in its proper position in the ith iteration in the sorted array। तो इन द ith स्टेप हमने देखा था the elements from index 1 minus 1 down to I minus 1 down to 1, they are scanned, each time comparing AI with the elements at the correct position, and in each iteration an element is shifted one position up to a higher index. The process of comparison and shifting continues जब तक कि either an element is less than A of I is found or when all the sorted sequence so far is scanned। तो इसमें जो है जो AI को है is inserted in its proper पोजीशन। फिर हमने उसका कोड भी उसके सिंपल था, इसी एल्गोरिदम की बेस पर हमने इसको सी लैंग्वेज में आपको मैंने कोड भी बताया कि जिसमें आपने उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इन दी एंड हमने उसकी कम्प्लेक्सिटी को भी एक नज़र देखा था। इसमें जो है बेस्ट केस परफॉर्मेंस जो है वो O इन द ऑर्डर ऑफ n है, एवरेज केस n स्क्वायर है, और वर्स्ट केस परफॉर्मेंस भी n स्क्वायर है। इसकी जो वर्स्ट केस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो टोटल के केस में क्योंकि n एलिमेंट्स लाजमन होने चाहिए इन प्लेस है, तो ये भी O टू द ऑर्डर ऑफ n है, और ऑक्सिलरी कांस्टेंट है, मींस के आप सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए जहाँ पर आपने इसको टेम्परेरी तौर पर रखना होता है, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। इट्स रिलेटिवली सिंपल एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट। ये इसके एडवांटेजेस हैं, बट इट्स की जो डिसएडवांटेजेस हैं कि इट इज़ स्टिल इनएफिशिएंट फॉर लार्ज लिस्ट्स। तो दैट वाज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, और उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बखूबी क्लियर होंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज बेसिकली हम सबसे पहले जो है सारा ज़्यादा पोर्शन ऑफ हमारे लेक्चर का जो है कि हम इन्हीं सॉर्टिंग मेथड का आपस में कंपैरिजंस करेंगे, बबल सिलेक्शन एंड इंसर्शन का, और इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस है उसको मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा डिटेल्स में देखेंगे। और इसके बाद एक नया विल इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट शायद विच इज़ रिकर्शन, क्योंकि अगर आपको याद हो कि 2 लेक्चर्स पहले जब मैंने आपको सॉर्टिंग का स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वी विल डिस्कस 6 जो है सॉर्टिंग मेथड्स: बबल, सिलेक्शन, इंसर्शन, हीप,
और मर्ज सॉर्ट एंड द क्विक सॉर्ट। उसके अलावा भी 5-6 और भी मेथड्स हैं, रेडिक्स सॉर्ट है, शेल सॉर्ट है, बकेट सॉर्ट होता है, टिम सॉर्ट है वगैरह की। उनकी जो है इम्प्लीमेंटेशन कम है, तो हम इस कोर्स में अब इतनी ज़्यादा नहीं देखेंगे, मगर क्योंकि बाकी जो 3 मेजर हमने अभी देखनी है, दैट इज़ मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट, तो वो जो है उनमें एल्गोरिदम में उनके जो है वो रिकर्जन का जो कि इस्तेमाल है, तो इट्स हाई टाइम कि हम सबसे पहले रिकर्जन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लें, सो दैट व्हेन वी मूव ऑन टुवर्ड्स दोज सॉर्टिंग टेक्निक्स, तो वो हम जो है वो उनको फिर अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आज हमारे जो मेन 2 टॉपिक्स रहेंगे, दैट इज द कंपैरिजन ऑफ द सॉर्टिंग मेथड्स एंड द रिकर्जन। सॉर्टिंग प्रॉब्लम में अभी चूंकि कंपैरिजन करना है, तो हम इनपुट देखते हैं कि बेसिकली आपके कोई भी सॉर्टिंग प्रॉब्लम हो, इनपुट आपका सीक्वेंस ऑफ n नंबर्स होता है, A1, A2, A3, A4, A5, A6 सो ऑन अप टिल A of n। और आपकी जो आउटपुट में बेसिकली आप परमुटेशंस होती हैं। रीऑर्डरिंग मींस A1 डैश, A2 डैश, A3 डैश, A4 डैश, A5 डैश सो ऑन, हम इसको लेके जाते हैं अप टिल AN डैश ऑफ द इनपुट सीक्वेंस सच दैट कि आपका जो A1 डैश है वो लेस देन और इक्वल टू होता है A2 डैश के, और A2 डैश जो है वो लेस देन और इक्वल टू होता है A3 डैश के, और A3 जो है वो लेस देन और इक्वल टू A4 डैश होता है, और A4 डैश लेस देन और इक्वल टू A5 डैश, और इस तरह ये कंटिन्यू करता है कि वे आपका जो है वो लेस देन इक्वल टू n-1 डैश आ जाता है, और फिर आपका विच इज़ लेस देन और इक्वल टू AN डैश। इस तरह इसकी आउटरिंग करनी होती है कि आपका पहला एलिमेंट दूसरे से स्मॉलर होगा या उसके बराबर होगा, दूसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से स्मॉलर या उसके बराबर होगा, और इस तरह चलता जाएगा, और सबसे आखिर में nth एलिमेंट सॉर्ट होकर आ जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा अगर हम देखें तो यूजली द नंबर ऑफ द सॉर्टेड आर पार्ट ऑफ द कलेक्शन ऑफ द डेटा कॉल्ड अ रिकॉर्ड। हमने कहा था नॉर्मली इसको हम रिकॉर्ड्स कहते हैं, एंड ईच रिकॉर्ड contains a key which is the value to be the sorted key and which is the value to be sorted। तो ये जो है एग्जाम्पल ऑफ अ रिकॉर्ड है कि उसमें हम ये कहते हैं कि एक जो एलिमेंट है वो की होगा जिसकी बुनियाद पर वो सॉर्टिंग होगी, और उसके अलावा उस रिकॉर्ड में बाकी डाटा भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स हमने कहा था कि जैसे अगर हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेते हैं तो उसमें जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो नॉर्मली यूनिक होता है, दैट कैन बी अ की। जो है आपका एम्प्लॉय में एम्प्लॉय नंबर हो सकता है, पाकिस्तानी के केस में है जो आपका पासपोर्ट नंबर है, या CNIC कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, दैट कैन बी यूनिक। और इसी तरह अगर आप किसी बैंक में जाएंगे तो जो बैंक अकाउंट नंबर आपको दिया जाता है वो यूनिक होता है। उसके अलावा आपका जो है उसमें बैंक अकाउंट के हवाले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। बैंक अकाउंट का नंबर होता है, उसके बेनिफिशरीज होते हैं, अकाउंट होल्डर्स हैं, उसमें स्टार्टिंग बैलेंस है, बेतहाशा उसमें हो सकता है। तो की इज़ बेसिकली द value या item on the basis of which we will perform some kind of sorting, and note that when the keys must be rearranged, the data associated with the keys must also be rearranged। ये टाइम कंज्यूमिंग है, मगर आपको रिकॉर्ड को जो उसके साथ साथ रखना होता है उसमें नहीं होना होता। तो इसमें जो है बाज़ दफ़ा we can use pointer can be used instead of the list। स्पेस कंज्यूमिंग भी जब आप पॉइंटर यूज़ करेंगे तो फिर आपके साथ जो है वो स्पेस भी कंजम्पशन आ जाएगी। एक दफ़ा फिर हम देखते हैं कि वाई वी शुड स्टडी दी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। तो देयर आर वैरायटी ऑफ सिचुएशंस दैट वी कैन एनकाउंटर कि डू वी हैव रैंडमली ऑर्डर्ड कीज़ हैं तो तब हमें सॉर्टिंग करनी पड़ती है। आर ऑल कीज़ डिस्टिंक्ट, अगर डिस्टिंक्ट हैं तो फिर भी हमें सॉर्टिंग करनी पड़ती है इजी रेफरेंस के लिए। हाउ लार्ज इज़ द सेट ऑफ कीज़ टू बी ऑर्डर्ड, तो वो भी हमें देखना पड़ता है। एंड व्हेन यू नीड गारंटीड परफॉर्मेंस तो तब भी हमें ये देखना पड़ता है कि सॉर्टिंग में टाइम कितना लगेगा, क्योंकि सॉर्टिंग इज़ अ फंडामेंटल ऑपरेशन इन कंप्यूटर साइंस। एंड वेरियस एल्गोरिदम्स आर बेटर सूटेड टू सम ऑफ दिस सिचुएशंस, तो वो हम इसीलिए जो है वो उनको थोड़ा सा देखेंगे। आज हम उसका कंपैरिजन भी करेंगे। थोड़ी सी डेफिनेशंस को रिवीजन करवा देते हैं। इंटरनल सॉर्ट मीन्स द डेटा टू बी सॉर्टेड is all stored in the computer's main memory, means RAM के अंदर होगा।
और एक्सटर्नल सॉर्ट में सम ऑफ द डेटा टू बी सॉर्टेड माइट बी स्टोर्ड इन सम एक्सटर्नल स्लोअर डिवाइस, जिस सच एज आपकी हार्ड डिस्क है या मैग्नेटिक टेप है या फ्लैश मेमोरी वगैरह में भी हो सकती है। इन प्लेस सॉर्ट जो है, द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस यू रिक्वायर टू सॉर्ट द डेटा इज कांस्टेंट विद द इनपुट साइज। जितनी भी इनपुट साइज उसके लिए वो कांस्टेंट रहती है, वो इन प्लेस सॉर्ट के लिए। तो वो भी हमने देखा था कि जैसे अब आपने बताया था कि ऑक्सिलरी के हवाले से वो ओ कांस्टेंट है 1 है, तो हम उसको कहते हैं कि दैट इज अ कांस्टेंट। स्टेबिलिटी का भी एक इशू है। स्टेबल सॉर्ट जो है प्रिजर्व्स द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ रिकॉर्ड्स विद इक्वल कीज। जैसे हम ये एक वो ले रहे हैं कि एरन है, उसका 4 है, फिर ग्रेड ए हो सकता है, कोई ये उसका टेलीफोन नंबर है और ये उसका कोई इट कैन बी एन एड्रेस। तो हम इसको देख रहे हैं कि जब आप इसको फर्स्ट की पे सॉर्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट की जो है काइंड ऑफ यूनिक है। तो आप ये देखेंगे सॉर्ट इन द फर्स्ट की में उसने जो है वो उसको सॉर्ट किया, तो ये स्टार्ट्स विद एरन जो कि ए है, एंड्रयूज, फिर बैटल, फिर चैन, फिर फॉक्स, कुरिया, कासी, कनागा, रोडे, क्यूली। तो ये आप देखेंगे उस हिसाब से ए बी सी एफ जी के और आर क्यू ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो गया, और उसके हिसाब से ये आपने देखे रिकॉर्ड्स को उसके साथ ही रखना है। ये सॉर्ट द फाइल ऑन सेकंड की, अगर आपने ये सेकंड की के ऊपर इसको जब इसकी हमने सॉर्टिंग की तो बेसिकली हमने ये देखा कि ये तो सॉर्ट हो गया 1 1 2 3 3 3 3 और 4, मगर जो पहला क्या थी रिकॉर्ड विद द की वैल्यू 3 आर नॉट इन ऑर्डर, जो कि ये इसके ऊपर सॉर्ट नहीं हुई, ये फर्स्ट की। तो ये हम दैट मीन्स हम ये देखते हैं कि स्टेबल जिस सॉर्टिंग टेक्निक से किया गया है वेल इट कीप द रिलेटिव रिकॉर्ड्स स्टेबल और नॉट। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम ये देखें तो ये नंबर 3 पे जो था वो सबसे पहले अगर रिलेटिव ऑर्डर होता तो ये नंबर 3 पे एंड्रयूज था, तो एंड्रयूज रखना चाहिए था, और उसके बाद 3 पे फूरिया था तो फूरिया को नंबर 2 होना चाहिए था, और फिर कनागा एंड देन रोड तो फिर होना चाहिए था। मगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ऑर्डर उसने प्रिजर्व नहीं किया। तो अगर कोई ऐसी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं जिसने ये इस तरह से भी किया तो हम वो कहते हैं कि दैट जो है सॉर्टिंग टेक्निक इज़ नॉट स्टेबल। तो सिलेक्शन सॉर्ट को हम एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं कि इसका आइडिया क्या है। आइडिया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे। हम इसको एरे पे अप्लाई करते हैं क्योंकि आपको जो नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो फिक्स होनी चाहिए। वी विल एक्सचेंज इट विद द एलिमेंट इन द फर्स्ट पोजीशन जो भी होगा, और उसके बाद बेसिकली अब जब आप एक्सचेंज कर लेंगे तो आपका एक जो है जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका सब एरे बन जाएगा सॉर्टेड, और जो 2 से लेके n एलिमेंट्स तक जो होंगे दैट बिकम्स द अनसॉर्टेड एरे। फिर आप क्या करेंगे, जो अनसॉर्टेड एरे यू विल फाइंड द सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड एक्सचेंज इट विद द एलिमेंट इन द सेकंड पोजीशन। जब हम सेकंड पोजीशन पर करेंगे तो आपके जो पहले 2 एलिमेंट्स हैं ये आपका बना देंगे सॉर्टेड एरे, एंड 3 से लेके 3 4 5 एलिमेंट अप टिल द nth एलिमेंट दैट विल रिमेन द अनसॉर्टेड एरे। And you will continue until the array is sorted, that is for n-1 की, क्योंकि जब n-1 कीज पर करेंगे तो nth ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगी। You will use the current position to hold the current minimum to avoid large scale movement of keys। अगर आप करंट पोजीशन को मेंटेन नहीं रखेंगे जब मूवमेंट करेंगे तो जो बाउंड्री है बिटवीन द सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड एरे, तो उसको अगर आप करंट पोजीशन को होल्ड करेंगे, मेंटेन करेंगे, देन इट विल बी क्वाइट ईजी टू शिफ्ट एंड रिप्लेस। अदरवाइज जो है वो आपको मूवमेंट ऑफ की जितनी ज़्यादा करनी पड़ेगी कि दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। बेसिकली इसका जो डिसएडवांटेज ऑफ द सिलेक्शन सॉर्ट इज द रनिंग टाइम डिपेंड्स ओनली स्लाइटली ऑन द अमाउंट ऑफ ऑर्डर इन द फाइल, कि वो जो रनिंग टाइम है वो अमाउंट ऑफ ऑर्डर इन द फाइल जो है उस पर बहुत कम तरीके से डिपेंड कर रहा है। एग्जाम्पल में हम इसको देखते हैं कि ये हमने एक एरे लेते हैं फॉर 8 एलिमेंट्स, और इसको हम पहले पास में हमने जब देखते हैं कि इसमें वी विल फाइंड द स्मॉलेस्ट वन, तो वी विल स्टार्ट विद 8 और हम अज्यूम करेंगे कि दिस विल बी दी स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और क्या करेंगे कि इसको साथ हम कंपेयर करते जाएंगे और उसको सबस्क्रिप्ट देखेंगे कि विच वन इज़ द मिनिमम। तो एंड पर क्या होंगे, हम लोकेट होगा कि 1 इज़ दी जो बेसिकली जो 8th है पोजीशन पर जो एलिमेंट है दैट इज़ द मिनिमम। तो अब हम जो है स्कैनिंग के बाद अब इसकी स्वैपिंग करेंगे,
और जो है वो 1 जो है वो इधर आ जाएगा और 8 उसकी जगह पे चला जाएगा, यहाँ पर स्वैपिंग हो जाएगी, द रिमेन एलिमेंट्स विल रिमेन इन दिस पोजीशन। और अब आप यहाँ से देखेंगे तो अब आपका एरे जो है एट फ्रॉम दिस पॉइंट ये जो है सब एरेज बन गए। तो दिस वन इज द सॉर्टेड साइड एंड दीज आर दी अनसॉर्टेड एरे, ये अनसॉर्टेड एरे है। फिर हम क्या करेंगे कि अब यहाँ से हम बेसिकली ये इसको मेंटेन करना शुरू होंगे। अब हम सेकेंड पास में एज्यूम करेंगे कि दिस इज़ द मिनिमम, और इसकी पोजीशन के हवाले से हम इसमें से फाइंड करेंगे कि विच वन इज़ द मिनिमम। अगर इससे कोई छोटा है तो इसमें हम देखेंगे तो नंबर 2 जो है वो जो के 5th पोजीशन पर है, दैट इज़ इन द मिनिमम। तो हम अब इसकी स्वैपिंग करेंगे, तो जब स्वैपिंग करेंगे तो ये 4 2 की प्लेस पर आ जाएगा, 2 इसकी प्लेस पर आ जाएगा। तो अब आप ये देखें कि आपका जो सॉर्टेड साइड ऑफ दिस सब एरे है दैट हैज़ बीन स्टार्टेड इंक्रीजिंग, और जो अनसॉर्टेड साइड है वो अब डिक्रीज होना शुरू हो गई है। अब हम थर्ड एलिमेंट को लेंगे और उसको कंसिडर करेंगे कि विच इज़ द मिनिमम, और उसको कंपैरिजन करेंगे बाकियों के साथ, और बीच में हम फाइंड करते जाएंगे कि विच इज़ द मिनिमम पोजीशन। तो हम देखेंगे कि जो यहाँ पर एलिमेंट है नंबर 3 जो कि वो सबसे मिनिमम है। अब हम इसकी स्वैपिंग करेंगे, 3 6 की जगह चला जाएगा और 6 जो है वो 3 की जगह आ जाएगा। और फिर हम देखेंगे अब इसको हम मिनिमम कंसिडर करेंगे, और हम जब करेंगे तो ये 4th जो है वो नज़र आ जाएगा। तो अब हम इसकी स्वैपिंग करेंगे, तो नाउ दी एरे विल, अभी आपको सॉर्टेड एरे बड़ा होना शुरू हो गया, अनसॉर्टेड कम होना शुरू हो गया। हम फिर एजम्पशन ये लेंगे कि 9th जो है वो आपका सबसे मिनिमम एलिमेंट है, और इसको रख के हम जब कंपैरिजन करेंगे तो 6 विल फाइंड आउट कि ये सबसे छोटा एलिमेंट है। हम इसकी स्वैपिंग कर देंगे, तो ये अब आपको सॉर्टेड साइड बढ़ गई, अब ये अनसॉर्टेड है। अब ये n-1 में जब हम करेंगे तो ये 8th जो है वो आपका वो होगा, और उसको जब हम स्वैपिंग करेंगे तो ये इस तरफ पहुंच जाएगा, एंड दैट मीन्स कि अब आपका एरे वो जो है वो सॉर्टेड पोजीशन में आ गया है। अगर हम ये नोट करें तो इस एरे में 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स थे, और हमने n-1 तो 6 1 2 3 4 5 6 पासेस में वी फाइंड आउट कि द एरे इज इन द सॉर्टेड ऑर्डर। तो ये आप ये देख लें कि अब आपका एरे इस तमाम में सॉर्ट हो गया है। और अगर आप वैसे भी करना चाहें तो ये इसको दिस इज मैंने तो यहाँ पे तो इसको हम मैक्सिमम ये कह सकते हैं कि n-1 पासेस में वी कैन सॉर्ट द एरे। इसी का एल्गोरिथम अगर हम थोड़ा सा देखें तो हम के बेसिकली क्या है कि एल्गोरिथम में क्या है कि लेंथ ऑफ ए उसको हम n में मूव कर रहे हैं, और पहला जो हमारा लूप है फॉर j1 to n-1, तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम j को जो है वो स्मॉलेस्ट कंसिडर करेंगे, एंड फॉर i को हम कह रहे हैं j+1 to n, उसको नेक्स्ट से लेके n तक चलाएंगे। और हम ये देखेंगे कि अब यहाँ पे जो है इससे कंपैरिजन करेंगे कि क्या जो है वो उससे कम है। अगर कम है तो नाउ जो i की जो भी सब्सक्रिप्ट वैल्यू है दैट विल बी दी स्मॉलेस्ट वी कंसिडर। और जब बाय द एंड ऑफ द लूप तो हम ये देखेंगे कि जैसे इस केस में था कि 1 विल बी द स्मॉलेस्ट, मीन्स कि यहाँ पर अब उसके बाद हम क्या होगा कि व्हेन वी एग्जिट दिस लूप, पहला पास ये आपका उसके लिए है टू फाइंडिंग दी ith एलिमेंट विच शुड बी द मिनिमम, और उसके बाद हम उसको वंस एक्सचेंज करेंगे इन दी आउटर फॉर लूप। अगर हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा देखें तो इसमें अगर आप ये देखेंगे तो ये जो आपके जो लूप चल रही है फ्रॉम i to n-1, तो ये आपकी फिक्स्ड है फॉर n-1 आइटरेशंस तो लाजमन होनी है। और यहाँ भी जो आप चल रहे हैं फ्रॉम j+1 to n, दीज आर ऑल्सो फिक्स्ड, n-i आइटरेशंस होंगी टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अगर हम इसकी कॉस्ट देखें तो इसकी जो है वो कॉस्ट वन टाइम ये आपकी जो होगी, और इसकी जो फॉर लूप है जिसने n टाइम्स चलना है, ये जो स्मॉलेस्ट है ये n-1 टाइम्स चलेगा, एंड ये जो आपकी फोर्थ वाली है ये फ्रॉम j1 to n-1 मीन्स n-j+1 इसकी समेशन हो जाएगी। ये भी आपका n-j टाइम्स होगा जो इसका कंपैरिजन है। ये भी आपका n-j टाइम जितने का कंपैरिजन होगा, तो ये पॉसिबिलिटी है वर्स्ट केस में कि ये भी आपका n-j टाइम समेशन जो है फ्रॉम j1 to n-1 ये वो भी चलेगा। और जो एक्सचेंज है ये आपकी n-1 टाइम्स होगी।
तो यहाँ से अगर हम ये देखें तो जो इसकी जो टोटल है, तो अगर ये कांस्टेंट है प्लस इसका n है, ये इसके जो इन सारे तमाम स्टेप्स को अगर हम ऐड कर लें तो ये बेसिकली C1 C2n प्लस C3n माइनस 1 कॉन्स्टेंट्स हम साथ लगा रहे हैं, और n-1 ये इनको जब समेशन करेंगे व्हेन वी वर्क आउट तो इसका जो ऑर्डर है वो n स्क्वायर कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पर जो है ये आपकी वो उसके एक्सचेंज कंपैरिजंस हैं बेसिकली, तो कंपैरिजंस की भी आप कॉस्ट देख लें कि ये आ रही है। तो इसमें अगर हम ऑन द एवरेज देखें तो ये n स्क्वायर ओवर 2 जो है रफली इतने कंपैरिजंस होंगे इसके। और यहाँ पे एक्सचेंज जो है वो चूंकि आउटर लूप इनर लूप से बाहर जाके हो रही है तो देयर विल बी अप्रॉक्सीमेटली n एक्सचेंजेस। अप्रॉक्सीमेटली क्या हम कर रहे हैं, नियरली उसका ये हम कर रहे हैं। तो इसका अगर हम एनालिसिस करेंगे तो डूइंग इट द डाउन बाय इट फ्रॉम i टू 1 से लेके n-1 अगर हम समेशन कर ले n-i की, तो स्मार्ट वे क्या हो सकता है कि आई डू वन मोर कंपैरिजन व्हेन i इज इक्वल टू n-1, तो 2 होगा जब व्हेन i इज इक्वल टू n-2, तो सो ऑन अप टिल n-1 व्हेन i इज इक्वल टू 1। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि we will when you summation k from 1 to n-1, summation of k that will be equal to n into n-1 over 2, or which is belongs to o to the power of order of n square। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इसके n स्क्वायर चूँकि हमने कहा था ना कि जो लार्जेस्ट कोएफिशिएंट होगा जो पावर वाला होगा हम उसको यूज़ करेंगे। तो इसलिए हमने इसकी जब ये देखा तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है सिलेक्शन सॉर्ट की, वो चाहे वर्स्ट केस है या बेस्ट केस है या एवरेज केस है, वो n स्क्वायर ही है। और इसकी जो वर्स्ट केस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, टोटल आपको जितने आपके इनपुट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो चूँकि आपको मेमोरी में ऑल द टाइम चाहिए, तो इसकी जो टोटल वो है दैट विल बी ऑक्सिलरी जो है वो टोटल जो है ऑर्डर ऑफ n ही होगा। और इसकी वर्स्ट केस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑक्सिलरी की वजह से जो एक्स्ट्रा आपको चाहिए होती है, चूँकि आप मिनिमम के अंदर पोजीशन स्टोर कर रहे हैं तो यू नीड कांस्टेंट, तो आपको उसमें वो चाहे n एलिमेंट्स हो जाए, वो चाहे 100 हो या 1000 हो या 2000 हो, यू नीड ओनली 1। तो इसलिए उसको वो कांस्टेंट रहेगी, दैट डजंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इनपुट एलिमेंट्स। बबल सॉर्ट को भी अब इसी तरह हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। हम इसमें ये देख रहे हैं कि वी विल सर्च फॉर एडजेसेंट पेयर्स दैट आर आउट ऑफ ऑर्डर, और हम जब कंपैरिजन करेंगे उसके साथ ही हम देख लेंगे कि अगर आउट ऑफ ऑर्डर है तो हम स्वैप उसी वक्त कर देंगे। वी विल स्विच द आउट ऑफ ऑर्डर कीज एंड वी विल रिपीट दिस फॉर n-1 टाइम्स, क्योंकि आप कंपैरिजन नेक्स्ट वाले से कर रहे हैं इसलिए आपको n टाइम्स करने की जरूरत नहीं है। n-1 में करेंगे तो n ऑटोमेटिकली वो सॉर्ट हो जाएगा। तो आफ्टर द फर्स्ट आइटरेशन क्या होगा, तो उसमें आपका जो लास्ट की है इज गारंटीड, अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो इज गारंटीड टू बी द लार्जेस्ट। तो बेसिकली आपके जो फर्स्ट पास होता है, ड्यूरिंग द फर्स्ट पास द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट इज बेसिकली बबल्ड अप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लिस्ट, या उसको हम कहते हैं इट सिंक्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक, वो आपको वो शिफ्ट होता है, इसमें कंपैरिजन शिफ्टिंग बहुत ज्यादा होती है। एंड इफ नो स्विचेस आर डन इन एन आइटरेशन तो वी कैन स्टॉप। तो हम इसका मतलब अगर कोई आइटरेशन नहीं हुई, इट मींस द एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। आइडिया क्या है कि वी विल रिपीटेडली पास थ्रू द एरे फ्रॉम 1 to n, swap adjacent elements that are out of order। जैसे अगर हम इसका और इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो हम उसी वक्त स्वैप कर देंगे, 4 को इधर ले जाएंगे, 8 को इधर ले जाएंगे, फिर 8 को 6 से कंपेयर करेंगे और क्या होगा कि फिर 6 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा। 8 और 9 को कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पर स्विचिंग नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड। फिर 9 को 2 के साथ कंपेयर करेंगे, अब 2 छोटा है तो 2 इधर आ जाएगा, 9 इधर चला जाएगा। अब उसके बाद जब 9 और 3 का कंपैरिजन करेंगे तो 3 इस तरफ आ जाएगा, 9 इस तरफ चला जाएगा। और जब इसको 9 को 1 के साथ करेंगे तो ये 1 इधर हो जाएगा और 9 यहाँ पर है, 9 इधर आ जाएगा। तो अब ये देखें बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट पास, तो हमने इतनी स्वैपिंग करने के बाद जो आपका नंबर 9 था दैट हैज बीन बबल्ड अप यहाँ पर आ गया, और 8 आपका जो हमने देखा वो यहाँ पर इस पोजीशन पर आ गया।
बबल अप होके यहाँ पर आ गया। इट इज़ इस तरह ये चलता रहेगा कि जब तक ये 1 2 3 4 6 8 9 की सिचुएशन में ना आ जाए, और ये हम इसको रिड्यूस करना शुरू कर देंगे। बबल सॉर्ट इज ईजियर टू इम्प्लीमेंट बट स्लोअर देन इंसर्शन सॉर्ट। एग्जाम्पल को हम उसी तरह 1 बाय 1 देखते हैं कि यहाँ पर आई आपका 1 है और आपको जे हम इसको कम करना शुरू होंगे, तो बेसिकली क्या होगा कि आपका ये इधर से स्वैप हुआ, इससे कंपैरिजन किया तो ये इधर आ गया, बाकी उसी तरह रहा। फिर जब इसको कंपैरिजन हुआ तो 1 इधर आ गया। ये हम बेसिकली बजाय इसको जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर के हम इसको यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अब इसमें हम मिनिमम एलिमेंट को खींच के इधर ले आएंगे, और जे जो है और जे बेसिकली हम इसको डाउनवर्ड चूँकि चेक करें तो वो हम बबल करके हम इसको इस तरफ लेके आ रहे हैं। चाहे आप इधर से लार्जेस्ट को उधर ले जाएं या वहाँ से स्मॉलेस्ट को इधर ले आए, इट रिमेन्स द सेम, द टेक्निक रिमेन्स द सेम। बेसिकली बबलिंग आप करके अब एट दी एंड हमने करना है। तो अब ये देखिए 1 इधर आ जाएगा, 9 इधर चला जाएगा, फिर 1 इसकी और इसकी स्वैपिंग होगी तो 1 इधर आ जाएगा, 6 इधर आएगा, बाकी रिलेटिव ऑर्डर उसी तरह चल रहा है। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे तो अब आपका जे 4 के साथ हुआ तो ये हो गया, और जब हम इस स्टेज पर पहुंचेंगे तो आप ये देखेंगे कि आई जो है पहले पास में व्हेन आई इज इक्वल टू 1, तो आपका 1 जो है वो एरे की पहली पोजीशन पर बबल अप होकर पहुंच गया। अब I2 है, ये सॉर्टेड है, अब हमने इसको सॉर्ट करना है। वो हम फिर यहाँ जे से स्टार्ट करेंगे। अब 3 को देखेंगे, क्या 3 जो है वो इससे छोटा है? नहीं है, स्वैपिंग नहीं होगी। और जब इसका करेंगे तो जब ये पास ख़त्म होगा तो आप देखेंगे कि 2 जो है वो बबल अप होके इधर आ जाएगा, और 8 4 6 इधर चले गए, 9 2 3 इस तरह। नाउ आई को हम इसको सॉर्ट करना है। अब ये हमारा फिर ये है, हम वहाँ से शुरू करेंगे और आप देखेंगे कि ये 3 जो है वो यहाँ पर आ गया है, और 8 4 6 और 9 इस पोजीशन पर चले गए। तो आपका ये भी जो है हाफ पार्ट इज दी सॉर्टेड एरे एंड द अदर हाफ इज दी अनसॉर्टेड एरे। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ से अब आप ये देखेंगे, हमने यहाँ से शुरू किया तो जब यहाँ से था तो 4th की पोजीशन पे, तो ये अब 4 इधर आ गया, 8 उधर चला गया, 8 6 9। उसके बाद हमने जब A6 किया तो 6 इधर आ गया, 8 और 9 इधर चले गए, और जब हमने इसको देखा I इक्वल टू 7 जे के बराबर हो गया, तो आप ये देखेंगे द एरे इज नाउ इन द सॉर्टेड ऑर्डर। तो यहाँ से हम देखेंगे, ये हमने वो आपको वो एल्गोरिथम उसमें बेसिकली एक एग्जांपल के लिए बताया कि रादर देन कि हम इसको इस साइड से सॉर्टिंग करना शुरू हो और यहाँ तक जाए, हम इसको यहाँ से सॉर्टिंग शुरू की और बैकआउट पर, तो ये इट रिमेन्स द सेम। अब अगर इसको एल्गोरिथम अगर हम ये देखें तो फ्रॉम इसी टेक्निक के वाले से, फॉर आई 1 टू लेंथ ऑफ आई, डू फॉर जे लेंथ ऑफ आई डाउन टू i+1। तो हमने क्या करना है कि इफ़ ए ऑफ जे इज़ लेस देन ए ऑफ जे -1, तो हम उसी वक्त उसको एक्सचेंज कर देंगे। अब अगर हम इसका थोड़ा सा ज़रा वो ये देखें तो बबल सॉर्ट का, तो इसमें वर्स्ट केस में n-1 आइट्रेशंस है, ये होनी है, एंड ये भी डाउन टू n-i, ये भी फिक्स्ड है, n-i आइट्रेशंस। दिस विल बी C1, ये C2 है, ये C3 है, एंड दिस विल बी C4। तो ये जो है C1 दैट विल बी n+1, और C2 जो है ये n- summation ऑफ 1 to n-i+1। C3 जो है ये भी n-i पे चलेगा, और C4 जो है ये भी n-i पे समेशन चलेगी। अब आप इसको बेसिकली ये देख लें तो ये जो है n+1 दैट विल बी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा। C2 + C3 + C4 जब इसके साथ चलेंगे तो ये n-i समेशन इनकी चली जाएगी, और वेयर n-i इज इक्वल टू a + n² करेंगे। अब हम तीनों को जब इसका शुरू करेंगे समेशन, तो I to n- समेशन ऑफ i, और इसको हम जब करेंगे तो ये n² - n × n+1/2 विच इज़ n²/2 - n/2। तो अगर आप इसको हम जब कंबाइन भी करेंगे तो ये इसका जो है वो उसी तरह ही आ जाएगा। तो इसका जगह
जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि हम जो कॉन्स्टेंट्स हैं और जो लोअर ऑर्डर से को निकाल के, तो इसकी वर्स्ट केस में भी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो n स्क्वायर है। अब ये अगर आप ये देखें तो ये वाली जो कंपैरिजंस हैं, यहाँ पर आपकी कंपैरिजंस के हवाले से चेक करेंगे तो इसकी अगर आप ये देखें कंपैरिजन विल बी n स्क्वायर ओवर 2। इसके भी कंपैरिजन सिलेक्शन सॉर्ट की तरह जो है वो n स्क्वायर ओवर 2 ही आ रहे हैं। और इसकी जो एक्सचेंजेस हैं वहाँ पर उसके केस में हमने वो देखा था कि वो रफली n थी, जबकि यहाँ पर एक्सचेंजेस भी चूँकि लाजमन आपने उसमें साथ देखनी है, तो जो फर्स्ट केस सिनेरियो है उसमें नंबर ऑफ एक्सचेंजेस भी रफली n स्क्वायर ओवर 2 आएंगी। तो अगर हम इसको उसमें थोड़ा सा देखना करें कि बीइंग स्मार्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो अगर हम उसको वहीं से भी करना शुरू करेंगे तो उसकी जो समेशन आई की अगर हम करेंगे फ्रॉम i to 1 to n-1, तो ये आपकी n इंटू n-1 ओवर 2 आएगी, विच इज़ n स्क्वायर माइनस n ओवर 2। तो चूँकि n स्क्वायर इज़ द हाइस्ट ऑर्डर टर्म है, तो इसका जो बिग O है वो भी कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में n स्क्वायर ही आएगी। तो अगर हम इसका थोड़ा सा देखें तो बेस्ट परफॉर्मेंस जो है बबल सॉर्ट में, कि जैसे कि हमने कहा कि आपकी लिस्ट नियरली सॉर्ट होगी, उसके केस में ये ऑर्डर ऑफ n होगी। अदरवाइज वर्स्ट केस में भी n स्क्वायर है और एवरेज केस में भी ये n स्क्वायर ही रहेगी। और इसकी जो वर्स्ट टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ऑक्सिलरी, वो भी आपको एक ही जो चाहिए होगा, तो वो ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट है, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बीइंग सॉर्टेड। तो उम्मीद है कि अब आपको बबल सॉर्ट को भी समझने में कोई चंदा मुश्किल पेश नहीं आई होगी। अब हम तीसरी इंसर्शन सॉर्ट को भी थोड़ा सा देखते हैं। आइडिया है कि लाइक सॉर्टिंग अ हैंड ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, जैसे कि मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी कि यू स्टार्ट विद एन एम्प्टी लेफ्ट हैंड। अगर आपके पास का जो है ताश के पत्ते जो है वो अनसॉर्टेड फॉर्म में एक डेक की सूरत में पड़े हैं, तो जब आप पहला पत्ता लेते हैं तो यू पुट इट इन द पोजीशन। उसके बाद जब सेकंड होता है उसको आप पहले पोजीशन के पहले कार्ड की रिलेटिव देखते हैं कि वो कलर वाइज, और उसके अगर सेम कलर के हैं तो वो पोजीशन वाइज उसको वहाँ पर आप इंसर्ट कर लेते हैं अपने हाथ में। फिर आप तीसरा कार्ड लेते हैं और देखते हैं कि उसकी प्लेस पहले से दरमियान में है, ये इस तरफ है, आप उसको वहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। फिर आप चौथा कार्ड लेते हैं, उसको भी आप इसी तरह हैंड में इंसर्ट कर लेते हैं। So you start with an empty left hand and the cards facing down on the table. You remove one card at a time from the table and insert into the correct position in the left hand. You compare it with each of the cards already in the hand from left to right. The cards held in the left hand are sorted. These cards were originally the top cards of the pile on the table. अगर हमने ये जैसे देखना है कि ऑलरेडी आपके हाथ में ये 6, 10, 24, 36 कार्ड्स हैं, तो अगर हमने 12 को करना है तो वी नीड टू मेक रूम फॉर इट बाय मूविंग द फर्स्ट 36 एंड देन 24। उसके बाद की प्लेस बनाकर हम इसको इसमें इंसर्ट कर देंगे। ये हमने देखें उसकी हम स्पेस बना रहे हैं, हमने 36 को इस तरफ मूव किया, हमने 24 को इस तरफ मूव किया और फाइनली हम उसको अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें इनपुट एरे में, तो ये अगर आपका 5, 2, 4, 6, 1, 3 है, तो एच ईच आइट्रेशन आपका क्या है, द एरे इज डिवाइडेड इनटू 2 सब एरेज। जो लेफ्ट सब एरे है वो सॉर्टेड होगा, जो राइट सब एरे है वो अनसॉर्टेड होगा। अगर हम यहाँ की एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ पर अगर हमने 4 को मूव करना है तो 4 को हमने यहाँ पर लेके आना है, तो ये 5 को हम शिफ्ट करेंगे और 4 को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। अब अगर हम उसको स्टार्टिंग में देखें तो यहाँ से आपको 2 जो है वो इसकी जगह 5 से पहले आ जाएगा, वो शिफ्टिंग होगी, 5 इस तरफ आ जाएगा। उसके बाद हमने 4 को करना है, 4 पहला एलिमेंट है, इस साइड का अनसॉर्टेड है, इस साइड का हम 4 को लेंगे और उसकी पोजीशन बनाएंगे, 5 को शिफ्ट करेंगे, 5 से पहले उसकी पोजीशन बनती है वहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट एलिमेंट 6 है, अब ये ऑलरेडी सॉर्टेड है तो उसकी पोजीशन आपकी 5 के बाद बनती है, तो हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे और 6 को उसकी पोजीशन पर ले आएंगे। अब 1 है, 1 को हमने सॉर्टेड साइड पर डालना है, तो हम इसको सिलेक्ट करके टेम्परेरी तौर पर कहीं उधर ले जाएंगे। हम पहले 6 को इधर लेके आएंगे, 5 को इधर लेके आएंगे, 4 को इधर लेके आएंगे, 2 को इधर लेके आएंगे और फिर 1 को उसकी पोजीशन पर इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरह आप देखेंगे कि आपकी जो सॉर्टेड साइड है ऑफ दिस सब एरे
वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हो जाएगी और जो अनसॉर्टेड साइड है वो छोटी होनी शुरू हो जाएगी। अब जो थर्ड एलिमेंट है, अब हम उसको देखेंगे, तो उसको हमने लेके आना है, तो उसको हम सबसे पहले टेम्परेरी स्टोरेज में रख लेंगे और 6 को यहाँ पर मूव करेंगे, 5 को इसकी पोजीशन से नेक्स्ट पर मूव करेंगे, 4 को उसकी पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन पर मूव करेंगे। अब 3 की पोजीशन बन गई है तो हम टेम्परेरी से उठाएंगे और 3 को उसकी रिक्वायर्ड पोजीशन पर प्लेस कर देंगे। तो अब ये देखेंगे कि हम आपका जो एरे है इट इज़ नाउ इन द सॉर्टेड पोजीशन। वही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एरे में जो है वो बेसिकली ये जे को आप आगे लेके जा रहे हैं, तो ये 5 2 की जगह आ जाएगा और 2 5 की जगह चला जाएगा। फिर आप जब आगे करेंगे जे 3 हो गया, तो अब आप ये देख रहे हैं कि बेसिकली 4 जो है 5 जो है वो 4 की जगह जाएगा, 4 5 की जगह आ जाएगा। जब ये उधर है तो ये अपनी जगह पर ही रहेगा। जब इसमें होगा तो अब आपकी ये शिफ्टिंग होगी कि 1 इसकी जगह आना है, तो 6 इधर जाएगा, 5 इधर, 4 इधर, 2 इधर और 1 उसकी इंसर्शन होकर उस पोजीशन पर चला जाएगा। और जब जे आपका इधर 6 पर आएगा तो ये 6 5 4 और 3 अपनी पोजीशन पर चला जाएगा। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा एरे जो है वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया। द लिस्ट बेसिकली अगर हम ये देखें, द लिस्ट इज एज्यूम्ड to be broken into a sorted portion and then unsorted portion, जो ऐसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। जो sorted portion है वो देखेंगे हमेशा sorted होगा, और इसमें हमने जो भी की है जिसकी मदद से हमने sorting करनी है, हम उसको 1 by 1 उठाएंगे and we will be put it in the sorted जो है portion, unsorted से उठाएंगे और उसको sorted portion में उसकी correct position पर हमने रखना है। तो जैसे अगर हमने ये है कि इस एलिमेंट को अगर हमने जब वहाँ से मूव करना है तो ये कैसे मूवमेंट होगी कि वो अपनी जगह से आप उसको उठाएंगे, ये शिफ्टिंग करेंगे, यहाँ पर उसकी वो जगह थी वहाँ से आपने उसको शिफ्ट किया और उसको मूव करके यहाँ पर लाए। अब आप ये देखें कि ये वाला जो अनसॉर्टेड पोर्शन है ये अपनी जगह पर है और ये जो सॉर्टेड पोर्शन है ये ऑल द टाइम सॉर्टेड ही रहेगा। अब इसका एल्गोरिदम है, हम उसको एक नज़र फिर देख लेते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट में क्या है कि फॉर जे 2 to n, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को हम एज्यूम करेंगे कि ये सॉर्टेड है एंड उसमें हम क्या करेंगे कि डू की क्या करेंगे कि ए ऑफ जे को हम की में डाल देंगे, इसको हम की बना देंगे। इंसर्ट ए ऑफ जे इनटू द सॉर्टेड सीक्वेंस ए ऑफ 1 to j-1, क्योंकि यहाँ पर जे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 2 से, तो 1 से लेके j-1 तक उसके हमने अंदर उसको इंसर्ट करना है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि j-1 को हम कहेंगे i और देखेंगे कि जब तक i ग्रेटर देन 0 है एंड i इज और ए ऑफ आई जो है यानी कि ये वाली जो है इज़ ग्रेटर देन की जो हमने यहाँ पे स्टोर की हुई है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि उसकी शिफ्टिंग करेंगे, ए ऑफ आई को ए ऑफ आई प्लस 1 में डाल देंगे और आई को जो है i-1 एक कम कर देंगे और जब ये लूप ख़त्म होगी तो की जो है वो आपकी i+1 पर बेसिकली वो पुट होकर आ जाएगी। तो इंसर्शन सॉर्ट द एलिमेंट इन प्लेस। अब जो है आपका जो लूप इनवेरिएंट अगर हम ये देखें तो हमने उस केस में भी देखा था कि फॉर j2 to n, तो ये आपका लूप जो है इनवेरिएंट है, मीन्स कि ये इसमें चलना ही चलना है। तो इनवेरिएंट क्या मीन्स कि एट द स्टार्ट ऑफ द फॉर लूप द एलिमेंट्स इन आर इन जो है जो j-1 है दैट विल बी इन दिस सॉर्टेड ऑर्डर। तो प्रोवाइडिंग लूप इनवेरिएंट्स वर्क्स लाइक इंडक्शन। तो इनिशियलाइजेशन जो है वो आपका बेस्ट केस है, इट इज़ ट्रू प्रायर टू द फर्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप। मेंटेनेंस जो है वो आपका इंडक्टिव स्टेप है। इफ इट इज़ ट्रू बिफोर एन आइटरेशन ऑफ द लूप इट रिमेन्स ट्रू बिफोर द नेक्स्ट आइटरेशन। और जो टर्मिनेशन है व्हेन द लूप टर्मिनेट्स द इनवेरिएंट गिव्स अस अ यूजफुल प्रॉपर्टी दैट हेल्प्स शोज दैट द एल्गोरिथम इज करेक्ट। और यहाँ पर जो है जब हम वी विल स्टॉप द इंडक्शन एंड व्हेन द लूप टर्मिनेट्स। तो इस चीज़ को ज़रा समझने के लिए हम थोड़े से एग्जांपल से इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं कि इनिशियलाइजेशन से मुराद ये है कि जस्ट बिफोर द फर्स्ट आइटरेशन, कि जब हम कहते हैं कि j = 2, तो जो सब एरे है
which is 1 to j minus 1, वो बेसिकली वो फर्स्ट एलिमेंट है, the element originally in the A1 position, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। मेंटेनेंस क्या है कि जो आपकी जो वाइल इनर लूप है ये आपकी j माइनस 1, j माइनस 2, j माइनस 3 एंड सो ऑन, ये मूव करती जाएगी by one position to the right until the proper position for key which has the value that started out in A of j is found। उस वक्त तक हम इसको वाइल ऊपर मूव करते जाएंगे। एट दैट पॉइंट क्या होगा, द वैल्यू ऑफ की इज प्लेस्ड इनटू दैट पोजीशन, कि हमने जो है वो जब उसको उस पोजीशन पर रखना है। जैसे अब जो 2 4 5 था तो हमने 4 को 5 को मूव करना है और 4 को उसकी पोजीशन पर डालना है। और इसी तरह जब हम उतर आएंगे तो वो जो सिर्फ शिफ्टिंग करेंगे वो 6 अपनी जगह पर ही रहेगा। और टर्मिनेशन कहाँ पर होगी, जब आप एंड पर पहुंच जाएंगे। द आउटर फॉर लूप एंड्स व्हेन j इक्वल्स टू n+1, मींस j माइनस 1 कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। रिप्लेस n विद j माइनस 1 इन द लूप इनवेरिएंट, तो आपका जो सब एरे है वो a जो है 1 to n कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ओरिजिनली इन 1 to n बट नाउ इन द सॉर्टेड ऑर्डर। तो आपका एंटायर एरे जो है वो होगा वो सॉर्ट हो चुका होगा। तो इनवेरिएंट एट द स्टार्ट ऑफ द फॉर लूप क्या थे, द एलिमेंट्स इन 1 to j माइनस 1 आर इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो एनालिसिस अगर हम इसका करें तो J2 इसका जो एल्गोरिथम है, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये J2 फ्रॉम 2 to n जो है ये इसकी फिक्स्ड है n-1 आइट्रेशंस, दे आर फिक्स्ड, ये होनी है। और ये जो है अगर आप ये जो इसका जो वाइल लूप जो चलना है इसका, ये इसका वर्स्ट केस में i-1 कंपैरिजंस होने ही होने हैं, i-1 कंपैरिजन लाजमन होंगे। तो अगर हम इसकी कॉस्ट देखें तो जिसने n टाइम चलना है फर्स्ट ने, तो ये C1 की n हो जाएगी, जो C2 है ये n-1 टाइम चलेगा। ये ज़रूरी नहीं है, इसको हम इसलिए वो जो है इसकी कॉस्ट को जो है वो हम ले जाएंगे n-1। ये आपने वर्स्ट केस ना, इसने भी n-1 में, ये जो J2 में इसने भी n-1 चलना है। और यहाँ पर आपका ये जो लूप है ये आपका फ्रॉम j इज इक्वल टू 2 to n, ये आपका t ऑफ j में आ जाएगा, ये आपका tj-1 में आ जाएगा, एंड दिस विल बी tj-1। और इसने n-1 जो कि ये आउटर में है वे tj, हम ये कह सकते हैं द नंबर ऑफ टाइम्स द वाइल स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एट आइट्रेशन j। तो इसका अगर हम वो कंपैरिजन करें तो C1n C2 प्लस C4n-1 प्लस C5 समेशन j इक्वल्स टू 2 to n, और tj की हम करेंगे C6 के साथ, हम J2 to n लेके जाएंगे tj-1 प्लस C7 उसी तरह J2 से n तक tj-1 प्लस C8 से n-1 को करेंगे। तो इसको जब हम कंपैरिजन करेंगे तो ये हम आपका ये ऑलरेडी वाइल i इज इक्वल टू 0, तो ये हम जब देखेंगे एंड i वाज की, तो ये बेस्ट केस एनालिसिस में हो जाएगा। तो वो a of i लेस देन की फॉर द फर्स्ट टाइम द वाइल लूप टेस्ट इज रन व्हेन i इज इक्वल्स टू j-1। तो tj जब 1 हो जाएगा तो टोटल काउंट हमने जो देखा वो आप ये देख लेंगे कि लास्ट केस में भी वही आ रहा था, और इसमें भी जो है वो बेसिकली O to the ऑर्डर ऑफ n आ जाएगा, Cn n-1 n-1 ये समेशन जो है C8 वो भी n-1 है, और हम C1 C2 C4 C5 C8 इसको n पे ले जाएंगे प्लस दिस करेंगे, तो बेस्ट केस में an प्लस b विच विल बी ऑन द ऑर्डर ऑफ n आ जाएगा। वर्स्ट केस जो है कीज आर इन द रिवर्स ऑर्डर, तो उसमें आपको जो है यू विल हैव टू डू i-1 कंपैरिजंस फॉर ईच न्यू की वेयर i रन्स फ्रॉम 2 to n। तो टोटल कंपैरिजंस जो आपके होंगे 1 + 2 + 3 + so on up till n-1, तो इसको हम कह सकते हैं कि समेशन ऑफ i जो है फ्रॉम 1 to n-1 1 into n-1/2 which is n² minus n/2, तो which belongs to order of n। तो वर्स्ट केस सिनेरियो जो है वो इसका n² हो जाएगा। The arrays in the well this हमने इसको भी देखा था, you having to compare key with all the elements
वाइल अगर रिवर्स सॉर्टेड ऑर्डर में है, वाइल आई इज ग्रेटर देन 0 एंड आई ऑफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन की, ऑलवेज ए ऑफ आई ग्रेटर देन की इन वाइल लूप टेस्ट हैव टू कंप्लीट विद ऑल द एलिमेंट टू द लेफ्ट। वो हमने देखा था कि यूजिंग ये जे एन इंटू एन प्लस 1/2, ये एन प्लस एन इंटू एन प्लस 1/2 माइनस 1 सो वन, तो ये आपकी एन इंटू एन माइनस 1 बन जाएगी। तो उसके साथ जब हम इनकी कंपेरिजन करेंगे तो ये हमने देखा था कि ये तो ऑलरेडी हमने ये उसका निकाल ही लिया था, और ये जो है जब हम इसका करेंगे एन इंटू एन प्लस 1, क्योंकि अभी हमने लास्ट जो आपको स्लाइड दिखाई थी उसमें हमने ये कांस्टेंट ये एन माइनस 1 का निकाला था। तो यहाँ पर जब हमने देखा तो एन इंटू एन, अब जो इंटरनल थे इनका भी निकालना था, एन इंटू एन प्लस 1/2 माइनस 1, यहाँ पर जो है इन दोनों के लिए एन इंटू एन माइनस 2 का जो है वो भी हमने निकाला। तो ये जब इनको समेशन करेंगे तो बेसिकली ये ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी आ जाएगा। ये देखिए ओरिजिनल हमारे अपनी जगह पे मौजूद है, C1n C2n माइनस 1 जो बेसिकली C5 C6 और C7 की जो T है, इनकी हमने बेसिकली यहाँ पर जो है वो कंपेयर आपको मैथमेटिकली मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ इट इज़ वर्किंग। तो ये बेसिकली ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी आ जाएगी, क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एन आ जाएगा, और चूँकि इसकी हायर पावर जो है वो एन स्क्वायर है तो विल टेक इट एज द वर्स्ट केस। तो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जो है वो इन एन स्क्वायर होगा। वही आपको बताने की कॉस्ट इसकी अब वही उसी तरह हमने रखी है। तो यहाँ पर हम इसके नंबर ऑफ कंपैरिजंस हम ये चेक करेंगे कि कंपैरिजंस इसका कितना आ रहा है। तो ये आपके एन स्क्वायर ओवर 2 आएगा, क्योंकि इतने कंपैरिजंस लाजमी होने हैं, और ये जो है वो आपकी जो एक्सचेंजेस हैं वो आपकी एन स्क्वायर ओवर 2 ही एक्सचेंजेस हो जाएंगे। तो अगर हम इसकी एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो we will assume कि when a key is moved by the while loop, all positions are equally likely. So there are I positions. तो I is loop variable of the for loop. तो probability of each क्या है 1/i हो सकती है। तो one comparison is needed to leave the key in its present position. तो two comparisons are needed to move the key over one position. तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि k comparisons are required to move the key over k minus 1 positions. एक्सेप्शन क्या है कि when both first and second positions require I minus 1 comparisons. बाकियों में आप देखेंगे कि जो आएगा उसके हिसाब से आएगा कि k comparisons are required to move the key over k minus 1 positions. Comparisons necessary to take place to place the key in this position. तो एवरेज कंपैरिजंस टू प्लेस वन की जो है वो क्या आएगा, वो आएगा समेशन ऑफ फ्रॉम j1 टू i माइनस 1 1/i j प्लस 1/i इंटू i माइनस 1। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका 1/i जो है वो कॉमन निकल जाएगा। तो समेशन ऑफ i1 टू i माइनस 1 j प्लस बेसिकली 1/1 माइनस 1/i आ जाएगा। ठीक है जी। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/i इंटू i माइनस 1/2 प्लस 2/2 माइनस 1/i, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये i प्लस 1/2 माइनस 1/i आ जाएगा। तो फॉर ऑल की ये आपका वैल्यू आई है फॉर वन की। तो जो फॉर ऑल की के लिए वैल्यू होगी वो i फ्रॉम 1 to 2 to 1 के अंदर है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो विच विल बी इक्वल्स टू 1/2, और इसको हम ये इसको सेपरेट कर लेंगे 1/2 के साथ। तो ये i प्लस 1/2 समेशन ऑफ दिस माइनस, और ये माइनस जो है विद 1/i आ जाएगा। ये 1/2 हम यहाँ से कॉमन ले लिया तो एक i के साथ आ जाएगा, एक 1 के साथ आ जाएगा, ये माइनस दिस वन विदाउट दिस। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हम देखेंगे कि n इंटू एन प्लस 1/4 माइनस 1/2 प्लस 2n/4 माइनस 1/2 माइनस द समेशन ऑफ i फ्रॉम 2 1/i। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये अब आपका यहाँ पर ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस n/4 माइनस 1/2 प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये n स्क्वायर ओवर 4 प्लस 3n/4 माइनस 1 माइनस दिस। इसमें भी हम ये देखें तो ये जो ऑर्डर हाईएस्ट टर्म जो है वो आपकी n स्क्वायर है, इसलिए इसका जो एवरेज सॉर्ट फॉर ऑल कीज आल्सो विल बी n स्क्वायर।
तो इसकी अगर हम जो कंप्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट है फॉर बेस्ट केस परफॉर्मेंस इज O टू द ऑर्डर ऑफ n है, एवरेज केस और वर्स्ट केस परफॉर्मेंस इसकी जो है n स्क्वायर है, एंड वर्स्ट केस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑक्सिलरी इसकी कांस्टेंट है, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बीइंग सॉर्टेड एंड वी नीड अप्रॉक्सीमेटली n स्क्वायर ओवर 2 कंपैरिजंस एंड एक्सचेंजेस। अगर हम इसको एक उसमें नज़र में देखना चाहेंगे तो बबल की जो है वो बेस्ट केस O टू द ऑर्डर n है, इंसर्शन की वो ऑर्डर है, और सिलेक्शन की तो हर केस में n स्क्वायर आ रही है, जबकि एवरेज केस में तीनों की जो है एवरेज कंप्लेक्सिटी वही आ रही है, n स्क्वायर में है, और वर्स्ट केस में भी ये स्क्वायर में आ रही है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है इन ऑल द थ्री। ये आपको ये बताना चाह रहा था। अब हम थोड़ा सा इसको अगर हम उस हवाले से भी देख लें कि बबल सॉर्ट इज asymptotically equivalent in running time O n square to insertion sort in the worst case, but the algorithms they differ greatly in the number of swaps which are necessary, and experimental results have also shown that insertion sort algorithm considerably performs better even on the random list. तो अगर हम इन दो को आपस में देखें, insertion sort is always better than for bubble sort, and for these reasons many modern algorithm textbooks they avoid using the bubble sort algorithm in favor of insertion sort. अगर हम bubble sort also interacts poorly with the modern CPU hardware because it requires at least twice as many writes as insertion sorts, twice as many cache misses, and asymptotically more branch mispredictions. Experiments of bubble sorting in Java उन्होंने ये भी शो किया है कि जो bubble sort है it is roughly 5 times slower than the insertion sort and 40% slower than the selection sort. Among average comparison अगर हम सिंपल देखें कंपैरिजन ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, तो उसका जो सिंपल एवरेज केस है B जो है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है, बबल सॉर्ट ऑलमोस्ट ऑलवेज आउट परफॉर्म्स दी बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो आउट परफॉर्म करती है, बट सिंपल कैलकुलेशंस शो दैट इंसर्शन सॉर्ट विल देयरफॉर usually perform about half as many comparisons as selection sort, although it can be performed just as many as far fewer depending on the order the array was in prior to the sorting. So selection sort is preferable to insertion sort in terms of number of writes, तो जो है O to the order of n swaps versus O जो है n square swaps के हवाले से। अगर हम optimality analysis को एक नज़र देखें, so to discover an optimal algorithm, we need to find an upper and lower asymptotic bound for a problem. So an algorithm which gives us an upper bound means the worst case for sorting cannot exceed n square because we have insertion sort that runs that fast. और lower bounds जो है उसके लिए आपको थोड़े से mathematical arguments भी देने पड़ते हैं, और उसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि making mathematical arguments usually involves assumptions about how the problems will be solved. Invalidating the assumptions invalidates the lower bound. So sorting an array of numbers requires at least to the n times order हमें चाहिए, because it would take that much time to rearrange a list that was rotated one element out of position. अगर आपका एक element भी out of position है तो आपको n times चलाना पड़ेगा. Assumptions जैसे हैं कि key must be moved one at a time, all key movement takes the same amount of time, and the amount of time needed to move one key is not dependent on the number of inputs. तो अब ये बेसिकली ये देखेंगे, अगर आपकी ये जो फर्स्ट है तो उसमें जो है बेसिकली आप ये देखें कि n keys must be moved, तो आपको जो है पहली पोजीशन को ऑर्डर में लाने के लिए आपको जो है वो n keys जो है they must have to be moved, तो इसका जो टाइम है एवरेज वो इससे कम नहीं हो पाएगा, ये आपको रोटेटिंग वन एलिमेंट। तो अदर assumptions भी हम ये देखेंगे, the only operation used for sorting the list is swapping the two keys, only adjacent keys अगर need to be swapped, so this is true for insertion sort and for bubble sort, but is it true for selection sort? What about if we search the remainder of the list in reverse order? तो ये भी हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो अब उम्मीद है मुझे कि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट जो है कंपैरिजन इनका बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इन्वर्जन्स की बात कर लेते हैं कि सपोज वी आर गिवन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स L of size n,
तो लेट आई एंड जे बी चोजन सच दैट जो है वो आपका आई जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू जे, जे इज लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर आपने एल ऑफ जो है आई इज ग्रेटर देन एल ऑफ जे देन द पेयर आई जे इज एन इन्वर्जन। जैसे अगर हम इसमें देखें तो ये इन्वर्जन है और ये इन्वर्जन है और ये और 8 इन्वर्जन है, 10 और 8 भी इन्वर्जन बनती है, मगर 5 और 6 इज़ नॉट एन इन्वर्जन। तो इस हवाले से भी देखा जा सकता है। तो मैक्सिमम जो आपकी इन्वर्जन्स आएंगी, द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स जो हैं वो आपके वो n और 2 की परमुटेशन करेंगे तो n इंटू n माइनस 1/2 आएगा। तो दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वर्जन्स इन एनी लिस्ट। तो एक्सचेंजिंग एडजेसेंट पेयर ऑफ कीज रिमूव एट मोस्ट 1 इन्वर्जन है। तो द ओनली इन्वर्जन दैट कुड बी रिमूव्ड इज द पॉसिबल वन बिटवीन द रेड एंड ग्रीन जो है वही हमने करनी है। द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द रेड जो है एंड ब्लू एरियाज हैज नॉट चेंज्ड, नो इन्वर्जन बिटवीन द रेड की एंड द ब्लू एरिया हैव बीन रिमूव्ड। So the same is true for the red key and the orange area, and the same analysis can be done for the green key swapping अगर आपने adjacent उसको pairs को करना है। तो लोअर बाउंड का आर्गुमेंट हम कह सकते हैं कि a sorted list has no inversions, a reverse order list has the maximum number of inversions, means n square inversions होंगी। A sorting algorithm must exchange n square adjacent pairs to sort a list, and a sort algorithm that operates by exchanging adjacent pairs of keys must have a time bound of at least n square। इसलिए हमने जो लोअर बाउंड पर देखा तो वो n square ही आ रहा। तो लोअर बाउंड फॉर एवरेज वन there are n factorial ways to rearrange a list of n elements, and we will recall that a rearrangement is called a permutation, and if we reverse a rearranged list, every pair that used to be an inversion will no longer be an inversion। तो by the same token हम कह सकते हैं कि all non-inversions become inversions। तो there are हमने देखा था कि n into n minus 1/2 inversions in a permutation and its reverse। तो assuming that all n factorial permutations are equally likely है, there are n into n minus 1/4 inversions in a permutation on the average। तो the average performance जो है of a swap adjacent pairs sorting algorithm will be n square, वो भी उतना ही आएगा। अब हम बात करेंगे आज के हम दूसरे टॉपिक की which is recursion। तो आई होप कि आपको जो है वो कंपैरिजन बड़े अच्छी तरह और उसका मैंने आपको मैथमेटिकल प्रूफ भी देने की कोशिश की है। तो वी स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द रिकर्जन। रिकर्जन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग आइटम्स इन अ सेल्फ सिमिलर वे, कि अपने आप को ही वो उसको करता है, प्रोसेस रिपीट करता है। फॉर इंस्टेंस व्हेन द सरफेस ऑफ 2 mirrors आर एग्जैक्टली पैरेलल with each other, the nested images that occurs are a form of infinite recursion। अगर आपके जो ये बाज़ दफ़ा अगर आप किसी बार्बर शॉप पर जाएं तो आपके फ्रंट पे भी मिरर लगा होता है, आपकी बैक पे भी दीवार पर लगा होता है, और अगर उनकी अलाइनमेंट अगर वो ठीक हो जाए, एग्जैक्टली पैरेलल पर आ जाए, तो यू विल सी कि नेस्टेड इमेजेस उसमें अकर होना शुरू हो जाएंगे। एंड द टर्म recursion has a variety of meanings specific to a variety of disciplines। अरेंजिंग उसका जो है लिंग्विस्टिक में जो है उसके मीनिंग है, लॉजिक में है, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स में इट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। तो अगर इसको हम कॉन्सेप्ट को देखें तो इन कंप्यूटर साइंस अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स दे एग्जिबिट रिकर्सिव बिहेवियर व्हेन दे कैन बी डिफाइंड बाय 2 प्रॉपर्टीज। वो 2 प्रॉपर्टीज क्या है कि एक सिंपल बेस केस या केसेस होगा एंड अ सेट ऑफ रूल्स होंगे which reduce all other cases towards the base case। ये एक सिंपल बेस केस होगा, बाकी सेट ऑफ रूल्स उसको रिड्यूस करेंगे towards the simple base case। For example, the following is a recursive definition of a person's ancestor कि one's parents जो है आप किसी एक बंदे के जो पेरेंट्स हैं वो एक उसके एंसेस्टर होते हैं, ये बेस क्लास है। तो द पेरेंट ऑफ वन एंसेस्टर आर ऑल्सो वन एंसेस्टर, ये जो है वो एक एंसेस्टर के अपने जो पेरेंट्स हैं वो भी किसी और के एंसेस्टर्स हैं। तो इससे आपका ये रिकर्शन स्टेप शुरू हो जाता है। फिबोनाची सीक्वेंस बड़ा मशहूर है, इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ रिकर्शन के फिब 0 इज 0 बेस केस है, फिब 1 इज 1 बेस केस है, मगर जो ऑल आपके इंटीजर्स ग्रेटर देन 1 होंगे तो वो फिब ऑफ n जो है वो बेसिकली पिछली जो 2 टर्म है n-1 और n+n-2 उन दोनों का ऐड करेंगे तो वो आपको उससे नेक्स्ट का निकल आएगा। तो इसी तरह बहुत सारे आपके मैनी मैथमेटिकल एक्सियम्स
They are based upon recursive rules. For example, the formal definition of the natural number in set theory follows. Okay, if 1 is a natural number and each natural number has a successor which is also a natural number, so by this base case and recursive rule one can generate the set of all natural numbers. ये 1 आपका नेचुरल नंबर है और हर नेचुरल नंबर हैज़ अ सक्सेसर, और जो उसका सक्सेसर होगा वो भी एक नेचुरल नंबर होगा. तो इस रिकर्सिव रूल की मदद से आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं. रिकर्शन इन ये आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने कहा इन स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रोग्राम वेयर द स्मॉलर विंडो कंटेन्स अ स्नैपशॉट ऑफ द एंटायर स्क्रीन. तो ये देखें रिकर्शन में आपको वही चीज़ें तमाम एंड तक वो नज़र आती जाएंगी. मैंने कहा था मिरर्स भी अगर आप पैरेलल रखें तो इसी तरह की रिकर्शन आपको वो नज़र आना शुरू हो जाएगी कि वो एंड तक जा रही है. तो इट इज़ अ मेथड where the solution to a problem depend on solutions to smaller instances of the same problem. And this approach can be applied to many types of problems and is one of the central ideas of computer science. The power of recursion जो है evidently lies in the possibility of defining an infinite set of objects by a finite statement. और इसी तरह हम कह सकते हैं in the same manner an infinite number of computations can be described by a finite recursive program. Even this program contains no explicit repetition, तो हम उसकी मदद से भी कर सकते हैं. तो most computer programming languages they support recursion by allowing a function to call itself within the program text. कि वो एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करेगा within the same program. So some functional programming languages they do not define any looping construct but they rely solely on the recursion to repeatedly call code. चंद एक ऐसी functional programming languages हैं जो आपको looping का concept जो है वो नहीं देती, तो वहाँ पर हमें recursion के through ही ये repeated call करनी पड़ती हैं. So computability theory has proven that these recursive only languages are mathematically equivalent to the imperative languages, meaning that they can solve the same kind of problems even without the typical control structure जैसे while or for, but they can solve the same problems equivalently. तो recursive algorithm क्या है कि a common programming computer programming tactic is to divide a problem into sub-problems of the same type as the original, and you solve these problems and combine the results, and this is often referred to as the divide and conquer method कहते हैं. When it is combined with the lookup table that stores the result of solving sub-problems so that you can avoid solving them repeatedly and incurring extra computational time, so it can be referred to as the dynamic problem. भी हम programming भी इसको कह सकते हैं. तो recursive function basically जो है, a recursive function definition has one or more base cases, meaning inputs for which the function produces the results trivially without recurring. ये बेस केस बनेगा and one or more recursive cases बनेंगे, meaning inputs for which the program recurs means calls itself. For example, अगर हम factorial function की बात करें, it can be defined recursively by the equation कि 0 का factorial 1 है and for all n which are greater than 0, तो n factorial is basically इसके बराबर है n into n minus 1 factorial. तो neither equation by itself constitutes a complete definition. तो हम ये कह सकते हैं कि जो first equation है कि 0 factorial is 1 is the base case, and the second one के जी for all n greater than 0 n factorial equals n into n minus 1 factorial is the recursive case. So the job of the recursive case can be seen as breaking down the complex inputs into simpler ones. In a properly designed recursive function where each recursive call the input problem must be simplified in such a way that eventually the base case must be, क्योंकि आपने उसको simplify इस तरह करना है कि आपकी जो input problem है at the end वो आपकी base case पे ज़रूर पहुंचे. अगर base case पे नहीं पहुंचेगी तो neglecting to write a base case or testing for it incorrectly you can cause an infinite loop, और उसमें at the end you will get a memory overflow error आ जाएगा. तो recursive functions basically a function that calls itself can only solve the base case, divides the problem into what it can do and what it cannot do.
इट रिजेंबल्स द ओरिजिनल प्रॉब्लम, और ये बेसिकली क्या करता है, इट लॉन्चेस अ न्यू कॉपी ऑफ इटसेल्फ व्हिच वी कॉल आवर रिकर्शन स्टेप. इवेंचुअली जो है बेस केस गेट सॉल्व, यू गेट्स प्लग्ड इन, वर्क्ड इट्स वे अप एंड यू सॉल्व द होल प्रॉब्लम. एग्जाम्पल हम देखते हैं इसमें फैक्टोरियल की कि 5 फैक्टोरियल बेसिकली 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये मैथमेटिकली है. अगर हम इसमें नोटिस ये करें कि 5 फैक्टोरियल बराबर है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल के, और 4 फैक्टोरियल बराबर है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल के, तो इट मीन्स कि वी कैन कंप्यूट द फैक्टोरियल्स रिकर्सिवली. और इसमें सॉल्व द बेस केस ये है कि 1 फैक्टोरियल इज 0, 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1, देन यू हैव टू प्लग इन कि 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 1 टू 1 इज 2, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2, यहाँ से आ गया 6. तो हम इसका एक छोटा सा रिकर्सिव फंक्शन यूँ लिख सकते हैं कि अनसाइंड इंट रिटर्न करेगा फैक्टोरियल. अनसाइंड इंट एन जो है वो इसका हम कॉल कर रहे हैं पैरामीटर. हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ n इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 तो हम रिटर्न करेंगे 1, एल्स हम रिटर्न करेंगे n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1. तो हम इसको रिकर्सिवली कॉल कर लेंगे. फिबोनाची सीरीज को हम देख सकते हैं रिकर्शन में कि फिबोनाची सीरीज में अगर बेसिकली क्या है कि ईच नंबर, पहला जो है ये आपके बेस केस है, द नेक्स्ट इज द ईच नंबर इज द सम ऑफ द प्रीवियस 2, यानी कि ये जो थर्ड टर्म है ये प्रीवियस 2 का सम है, ये 2 इसका सम है, ये 3 ये प्रीवियस 2, ये 5 प्रीवियस 2, इट्स गोस ऑन. तो हम ये कह सकते हैं कि ईच नंबर ऑफ द प्रीवियस 2, ये रिकर्सिव फार्मूला क्या बनेगा कि फिब ऑफ n इज फिब ऑफ n-1 प्लस फिब ऑफ n-2. तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखेंगे तो ये आपका बेस केस आ जाएगा लॉन्ग फिबोनाची लॉन्ग n, इफ n इक्वल्स 0 और n इक्वल्स 1, ये बेस केस है, तो यू विल रिटर्न n, एल्स यू विल रिटर्न फिबोनाची n-1 प्लस फिबोनाची n-2. अगर हम इसको देखें तो रिकर्सिव फिबोनाची सीरीज में क्या है कि फिब ऑफ 5 जो है वो बेसिकली कॉल करेगा फिब ऑफ 4 को और फिब ऑफ 3 को, और फिब ऑफ 4 पहले जो है वो फिब ऑफ 3 और फिब ऑफ 2 को कॉल करेगा, रिकर्सिवली कॉल करेगा. फिब ऑफ 3 जो है वो फिब ऑफ 2 और फिब ऑफ 1 को कॉल करेगा, और फिब ऑफ 3 जब ये लेफ्ट साइड की खत्म होगी तो ये राइट साइड वाला कॉल होगा, ये फिब ऑफ 2 और फिब ऑफ 1 को करेगा. तो यहाँ से अगर आप देखें तो फिब ऑफ 3 जो है वो फिब ऑफ 2 और 1 को कॉल करेगा, एफ ऑफ 2 जो है वह 1 और 0 को कॉल करेगा, और ये रिटर्न करेगा 1, ये रिटर्न करेगा 0, और ये उसके बाद रिटर्न करेगा इधर, ये इधर से रिटर्न होगा, ये फाइनली सम अप करेंगे तो यू गेट एफ ऑफ 3. अगर हम उसी फिब ऑफ 10 को देखें तो ये पहले ये फिब ऑफ ये कॉल होगा, फिब ऑफ 4 जो है वो बेसिकली फिब ऑफ 3 को कॉल करेगा, और फिब ऑफ 3 जो है वो फिब ऑफ 2 को कॉल करेगा, फिब ऑफ 2 जो है फिब ऑफ 1 को कॉल करेगा, और उसके बाद वो वहाँ से रिटर्न होगा, फिब ऑफ 0 को कॉल होगा, वो रिटर्न होगा, फिर ये जनाब इधर वापस आएगा तो फिब ऑफ 3 जो है उसने दूसरा भी कॉल किया वो वहाँ पे जाएगा, फिर ये वापस होगा, ये यहाँ से ये वापस आ गया, ये रिटर्न हो गया इधर आएगा. अब ये इसको सेकंड टाइम ये फिब ऑफ 2 कॉल होगा, फिर फिब ऑफ 2 ने मज़ीद कॉल करना है फिब ऑफ 1 को, ये फिर वो इधर जाएगा, फिर ये इसको कॉल करेगा, ये फिर इधर जाएगा, और ये फिर वापस इधर जाएगा, या इस तरफ आ जाएगा. अब ये राइट साइड मुकम्मल हो गई है, अब ये लेफ्ट साइड सॉरी अब ये राइट साइड की तरफ जाएगा, फिब ऑफ 3 कॉल होगा, जो n-2 था वो इसको कॉल करेगा फिब ऑफ 2 को, और जो ये फिब ऑफ 2 जो है वो पहले f1 को करेगा, फिर f1 जो है वो वहाँ से रिटर्न होगा तो ये दूसरे को कॉल करेगा, और फिर फाइनली ये इधर से वापस रिटर्न होकर इधर आएगा, ये लेफ्ट साइड को कॉल करेगा, ये इधर से रिटर्न होकर वैल्यू आएगी, एंड जब इधर से वैल्यू आएगी तो अब ये दोनों को ऐड होकर ये वैल्यू रिटर्न करेगा. इसका हम प्रोग्राम वो देख लेते हैं. फिबोनाची लॉन्ग इंट मेन लॉन्ग रिजल्ट एंड नंबर, प्रिंट एफ एंटर, उसको हमने किया, रिजल्ट को फिबोनाची में किया और प्रिंट एफ किया फिबोनाची को. अब यहाँ बेसिकली हम यहाँ रिजल्ट के अंदर ये स्टोर कर रहे हैं, और रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन फिबोनाची हमने कर ली कि जी वही है कि फिर एन, और इसको सिंपली हमने उसी तरह इम्प्लीमेंट किया है. और इस प्रोग्राम आउटपुट में अगर आप देखें तो इफ़ वी एंटर एन इंटीजर, सिर्फ नंबर को हम एंटर करेंगे 0 करेंगे तो फिबोनाची 0 रिटर्न करेगा वैल्यू 1 की. अगर हम इंटीजर 1 करेंगे तो वो 1 रिटर्न कर देगा, अगर हम उसको 2 करेंगे तो वो 1 रिटर्न करेगा, 3 एंटर करेंगे तो 2 करेगा, 4 एंटर करेंगे तो वो थर्ड टर्म निकाल देगा, और 5th करेंगे तो 5th टर्म निकालेगा, 6 करेंगे 8, 10 करेंगे 55,
और अगर 28 टर्म मांगेंगे तो वो 6765, 38 टर्म मांगेंगे तो वो 83040, 35 टर्म मांगेंगे, इसलिए हमने उसको इसकी जो टाइप थी वो लॉन्ग रखी थी। अगर हम इसका आपस में कंपैरिजन करें रिकर्शन वर्सेस आइट्रेशन, तो रेपिटेशन में जो है आइट्रेशन एक्सप्लिसिट लूप है, रिकर्शन में रिपीटेड फंक्शन कॉल्स हैं। टर्मिनेशन के लिए लूप है, आपको आइट्रेशन में हो तो लूप कंडीशन फेल्स, एंड रिकर्शन में टर्मिनेशन कैसे होगी कि बेस केस इज रिकग्नाइज्ड। तो बोथ कैन हैव इनफाइनाइट लूप्स। बैलेंस क्या है कि यू हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन परफॉर्मेंस जो कि आइट्रेशन में है एंड गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो कि रिकर्शन में है। तो रिकर्शन मेन एडवांटेज इज यूजुअली simplicity, and main disadvantage is often that the algorithm may require large amounts of memory if the depth of the recursion is very large। और वो मैं आपको यहाँ से बेसिकली ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब आप रिकर्सिव फंक्शन की कॉल करते हैं तो इस फंक्शन ने इसको कॉल किया, इसने इसको कॉल किया, इसने इसको कॉल किया, अब ये सारे मेमोरी में है। तो ये फंक्शन क्या है, जो इसका कॉल स्टैक में ये फंक्शन पहले इधर हो जाएगा, फिर वो दूसरा जो फंक्शन कॉल हुआ वो आ गया, फिर ये तीसरा फंक्शन कॉल हुआ ये आ गया, फिर चौथा फंक्शन कॉल हुआ तो ये आ गया। तो ये स्टेटस होगा। उसके बाद जब रिटर्न होना शुरू होंगे तो जब ये रिटर्न होगा तो ये गायब हो जाएगा, फिर ये रिटर्न होगा तो ये कॉल स्टैक से गायब हो जाएगा, जब ये मुकम्मल होगा तो ये गायब हो जाएगा, तो उस वक्त ये सिचुएशन रह जाएगी। और जब ये भी रिटर्न होगा तो आपका कॉल स्टैक ख़त्म हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर, एंड वी मेक आज जो है हमने बड़ी डिटेल में सॉर्टिंग मेथड को रिव्यू किया। हमने बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट को आइडिया को भी एक नज़र देखा, उनके जो है बेसिकली जो कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस है उसको हमने ख़ासा तौर पर इन डिटेल देखा, कंपैरिजन किया आपस में, और हमने ये देखा कि वर्स्ट केस और एवरेज केस में तमाम का ही n स्क्वायर आ रहा है, सिर्फ सिलेक्शन सॉर्ट का बेस्ट केस में n ऑर्डर ऑफ n आ रहा है। और हमने देखा कि बबल सॉर्ट जो है और वो जो वीक है बात केसेस में उसको, और सिलेक्शन और इंसर्शन सॉर्ट बेहतर है। वी आल्सो इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ रिकर्शन। आज हमने उसका कॉन्सेप्ट देखा है, एक छोटी सी एग्जांपल देखी, इम्प्लीमेंटेशन कोड देखा है। उम्मीद है कि आपको रिकर्शन समझ में आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो रिकर्शन को इन डिटेल देखेंगे, और इसके साथ जो है वो हम कोशिश करेंगे कि रिकर्शन के साथ जो अब सॉर्टिंग टेक्निक्स है हम उस तरफ भी राय रखें। तो अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब आपको रिकर्शन का भी आ गया, मुख्तलिफ आपकी C और C++ की बुक्स में आपको मिल जाएंगे। यू कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स यूजिंग रिकर्शन। अभी आप उसको हवाले से प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।